यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। यहाँ पर लेखक कहता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब विनम्रता वाणी और व्यवहार में घुली होगी, मतलब जब हमने अपनी वाणी में मतलब बातचीत करने में विनम्रता का इस्तेमाल करना सीख लिया होगा और वो हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन चुकी होगी, तभी वो प्रभाव पैदा कर सकती है। यदि हम बनावटी विनम्रता और मधुरता अपने व्यवहार में लाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमसे उससे चूक हो जाएगी। आदर प्रकट करने में चूक ना हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी चाहिए। यदि आदर प्रकट करने में चूक ना हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी चाहिए। मतलब जब हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उसमें हमें उसके साथ आदर पूर्ण भावना का ध्यान भी रखना होगा। जब हम बातचीत करते हैं तो हमें तू या तुम जैसे शब्दों का प्रयोग न करते हुए सावधानी पूर्वक उससे अवश्य आप जैसी आप और हम जैसी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता। यदि हमसे हमें कोई बड़ा व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा व्यक्ति बुलाता है तो हाँ अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग करना या कि जवाब ही ना देना ये ठीक नहीं माना जाता है। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। लेखक ने बताया कि जो विनम्र व्यक्ति होता है उसकी भाषा में, उसकी बातचीत में जो विनम्रता, स्पष्टता और सहजता होती है वो उसके चरित्र को चमकाने में बहुत प्रभावशाली होती है। मतलब वो उसके चरित्र को एक प्रभावशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चरित्र को चमकाने मतलब उसके चरित्र को अच्छा बताने में या फिर यूँ कहें कि उसके चरित्र की विशेषताओं को प्रदर्शित करने में वो प्रभावशाली भूमिका निभाती है। इसीलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। इसलिए कि न केवल जवाब देना अच्छा माना जाता है बल्कि जवाब भी सही तरीके से दिया जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ या जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा लेखक ने बताया है। ऐसा किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। यदि हम किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना पर ठेस पहुँचे। अर्थात लेखक कहता है कि जब हमें कोई बुलाता है, जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो उसकी बात का उत्तर हमें ऐसे नहीं देना चाहिए कि वो सुनकर उसकी भावनाएं आहत हो जाएं, ठेस पहुँचे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटे के प्रति स्नेह के रूप में भी प्रकट होती है। यहाँ लेखक कहता है कि विनम्रता न केवल अपने से बड़ों से बल्कि छोटे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में भी प्रकट होनी चाहिए। अर्थात जब हम बातचीत करते हैं तो अपने से चाहे छोटे हों या बड़े हों सभी में हमें अपनी बातचीत में विनम्रता का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो विनम्रता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारी है यहाँ पर लेखक ने कि जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है तो वो उसके व्यक्तित्व को अपनी ओर उसका व्यक्तित्व जो है वो बड़ा ही आकर्षक होता है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। यदि किसी ने हमारा कोई कार्य किया है और उस कार्य को करने में उसको कुछ कष्ट उठाना पड़ा हो तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता मतलब उस प्रकट करें या फिर उसको धन्यवाद कहें और कुछ दूसरे शब्दों में भी उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता या फिर आभार व्यक्त कर सकते हैं। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो हमें उसे धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। सामान्य तौर पर हमने देखा है कि जब हम बस या रेल का सफ़र करते हैं तो जगह ना मिलने पर हम खड़े रहते हैं और ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहीं उतरने वाला हो या फिर उसको लगे कि सामने वाले व्यक्ति को खड़ा रहने में असुविधा हो रही है, कष्ट हो रहा है और जब वो उस कष्ट को महसूस करते हुए हमें अपनी जगह बैठने के लिए देता है तो उसका हमें धन्यवाद जरूर करना चाहिए, उसके प्रति हमें कृतज्ञता जरूर प्रकट करनी चाहिए।
ऐसा करते समय लगना भी चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं होना चाहिए। लेखक ने कहा है कि जब हम उसको अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं उसके प्रति, तो हमें वह कृतज्ञता हृदय से देनी चाहिए, मतलब हृदय से उसे धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए, बल्कि न केवल ऐसा हो कि औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हों, इस चीज़ ऐसा प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि कभी यह अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उससे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। जब आपने देखा होगा जो लोग बदतमीज टाइप के होते हैं, वो हमारी कृतज्ञता को या हमारे आभार को या हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी मान लेते हैं। तो लेखक कह रहा है कि ऐसी स्थिति में हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और उसके द्वारा किए गए इस कृत्य की, मतलब उसके द्वारा जो हमें हंसी का पात्र बनाया जा रहा है, उसकी इस कोशिश की हमें भत्सना करनी चाहिए, मतलब हमें उसकी इस कोशिश के प्रति उसको सजग कर देना चाहिए, उसको यह इस चीज़ का आगाह कर देना चाहिए उसे कि आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दम्भ तो नहीं, और जब आप ऐसा प्रकट कर रहे हैं, उसको ऐसा बता रहे हो कि जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, उस समय आपके व्यवहार में घमंड जैसी कोई दम्भ या घमंड जैसी कोई बात स्पष्ट रूप से झलकनी नहीं चाहिए, मतलब आपके व्यवहार में घमंड नहीं होना चाहिए। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं तो हमसे वे भी ऐसी अपेक्षा क्यों न करें। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, यदि हम देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे से विनम्र व्यवहार करे और ऐसी हम उससे अपेक्षा करते हैं, तो ऐसी अपेक्षा वे भी हमसे क्यों ना करें। मतलब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम सामने वाले से विनम्र व्यवहार की उम्मीद रखते हैं तो हमें भी उसकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार करना चाहिए और विनम्रता प्रकट करनी चाहिए। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही ना छोड़ बैठें। मतलब इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि दूसरे लोगों के दुर्गुणों को देखते हैं तो हमें वहाँ पर अपने सद्गुणों को नहीं छोड़ना है। ये एक आपके लिए परीक्षा का समय होगा कि जो सामने वाला आपके प्रति दुर्गुण व्यक्त कर रहा है, वहाँ पर आपको उसके दुर्गुणों को देखकर उनको फॉलो नहीं करना है, मतलब अपने सद्गुणों को नहीं छोड़ना है उसके दुर्गुणों को देखकर। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है और विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। लेखक यहाँ पर एक और बात कह रहा है कि जो विनम्रता होती है वो निश्चित रूप से सफलता की गारंटी होती है। यदि कोई व्यक्ति विनम्र व्यवहार करता है तो उसको अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। एक उदाहरण देते हुए लेखक ने कहा है कि जो विनम्र कारोबारी होता है, जो विनम्र रूप से बातचीत करने वाला बिजनेसमैन होता है, वो उसका व्यवसाय जो है वो हमेशा फलता फूलता है, मतलब आगे बढ़ता रहता है, उन्नति करता रहता है वो। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति विनम्र नहीं होता है, अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पाता है और उसके व्यवहार से लोग रुष्ट हो जाते हैं, इससे उसका कारोबार जो है वो फलता फूलता नहीं है, मतलब वो उतनी उन्नति नहीं कर सकता जितना कि एक विनम्र कारोबारी करता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जो विनम्रता होती है वो किसी समस्या के समाधान के लिए भी एक कुंजी मतलब एक कुंजी यानी होता है चाबी, तो किसी समस्या के निराकरण के लिए भी विनम्रता का उपयोग किया जा सकता है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। जिस समाधान को मतलब ऐसी समस्या के समाधान को जिसको कोई गुस्से से भरा आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता है, उसको विनम्र व्यक्ति आसानी से तलाश लेता है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते नहीं देखी होगी आप, देखी है क्या कभी? नहीं। लेखक ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि नदियों में चाहे नदियों के माध्यम से समुद्र में कितना ही पानी क्यों ना चला जाए, समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती है। क्या है इसका कारण? लेखक पूछ रहा है पहले आपसे कि इसका कारण क्या है। तो नदियाँ जब पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर और अनेक भारी और मजबूत चीज़ें अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा में रहकर भी उन सब को अपने में समा लेता है। यह सागर का अपना एक विनम्र अनुशासन ही तो है।
यहाँ पर लेखक कहता है कि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे जीव जंतुओं के अवशेष, कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे, अनेक भारी और मजबूत चीज़ें अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, और जब वो जाकर समुद्र में मिलती हैं तो उनके साथ वो सारी चीज़ें भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन समुद्र कभी भी भरता नहीं है, समुद्र कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो लेखक कहता है कि समुद्र अपनी सीमा में रहकर उन सबको अपने में समा लेता है। मतलब जो समुद्र की मर्यादा होती है, अपने अंदर मर्यादित रूप से, असीमित रूप से सभी चीज़ों को अपने अंदर वो समा लेता है। ये उसकी एक अपनी मर्यादा होती है। यह सागर का एक अनुशासन, विनम्र अनुशासन ही तो है। यहाँ पर यह उदाहरण देने का अभिप्राय लेखक का यह है कि वो ये कहना चाहता है कि यदि हम असीमित और मर्यादित व्यवहार, सीमित रूप से सामने वाले व्यक्ति से व्यवहार करेंगे तो हम छोटे पड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह समुद्र असीमित व्यवहार, असीमित अनुशासन, असीमित विनम्रता प्रदर्शित करता है, तो यह उसकी मर्यादा को प्रदर्शित यह दिखाता है कि उसके अंदर कितनी मर्यादा है। मतलब वो ये कभी नहीं कहता कि कोई भी नदी मेरे अंदर ना आए, कोई भी नदी ये बहा कर ना लाए। वो नदियों के लिए कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाता है। इसलिए लेखक कहता है कि ये उसके विनम्र अनुशासन के कारण ही संभव हो पाता है कि वो मर्यादा में रहकर, अपने सीमा में रहकर अपने अंदर सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है। जितना भी जल नदियों के माध्यम से आता है वो सबको अपने में समा लेता है। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित होती है। अब यहाँ पर लेखक पानी के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि वो कह रहा है कि पानी तो जीवन है, वास्तव में जल ही जीवन है कहा जाता है, और इस चीज़ को हम सब मानते भी हैं। समस्त मतलब सभी प्रकृति जल से ही पोषित और पल्लवित हो रही है। जल के बिना इस संसार की, इस पृथ्वी की सारी चीज़ें, सारी सजीव चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। उसी से वो पल्लवित और पोषित हो रही हैं। मतलब उन्हीं से उनका पोषण हो रहा है, उनको जल से ही उसको पोषण मिल रहा है उन सबको, और वो उससे ही वो बढ़ रही हैं। तृण मतलब तिनका, लताएं, नन्हे पौधे से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक, चाहे तिनका हो, पेड़ पौधों की लताएं हो, नन्हे पौधे हों, चाहे बड़े बड़े पेड़ ही क्यों ना हो। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूप में तटबंधों को, यहाँ पर लेखक अब कुछ दूसरी बात बता रहा है। वो कह रहा है कि जब वेगवती नदी के रूप में, मतलब एक बाढ़ के जल को अपने में जब स्पीड से नदी बहा कर ले जाती है, तो उस रूप में तटबंधों को, तटबंध मतलब होता है किनारे, तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं, ढह जाते हैं। यहाँ पर लेखक एक घमंड जैसे भाव को विस्तार रूप से एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति घमंड से चूर होकर अपने आवेश में किसी चीज़ का विरोध करता है, तो विरोध तब तक ठहरता है जब तक कि सामने वाली चीज़ उसके आवेश से, उसके क्रोध से, उसकी सामर्थ्य शक्ति से ज़्यादा ना हो। जब वो ज़्यादा हो जाती तो उसको झुकना पड़ता है या फिर वो तोड़ दिया जाता है। वैसा ही नदी के बारे में कहा उसने कि जब वो तेज़ बहाव के साथ बहती है तो उसके सामने जो पेड़ तने खड़े रहते हैं वे बह जाते हैं, वो टूट जाते हैं और उनको उस जल के साथ बहना पड़ता है। लेकिन जो झुक जाते हैं वे पुनः खड़े होकर पल्लवित हो जाते हैं। लेकिन जो आदर और सम्मान और अनुशासन विनम्रता में झुक जाते हैं, मतलब जो लचीले पौधे होते हैं वो जो झुक जाते हैं और वो टूट नहीं पाते हैं, और जैसे ही जल कम होता है वो फिर से खड़े हो जाते हैं। अर्थात वो उस तीव्र वेग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, विनम्रता प्रदर्शित करते हैं, उसकी शक्ति का सम्मान करते हैं और अपने जीवन को बचा लेते हैं। लेकिन जो पेड़ तने खड़े रहते हैं, एक घमंड की, दंभ की स्थिति में होते हैं, उनको वो वेगवान नदी तोड़ती हुई अपने साथ लेती हुई आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर विनम्रता जीवनता की पोषक है तो अहंकार विनाश का। यहाँ पर लेखक ने इसी चीज़ को बताया कि जो विनम्रता होती है वो जीवंतता की पोषक है। मतलब यदि आप विनम्र रहेंगे तो आपका जीवन चलता रहेगा और आपके जीवन को पोषण भी मिलता रहेगा। लेकिन यदि आप अहंकार करेंगे तो आपका विनाश कभी भी हो सकता है। अर्थात यहाँ पर एक मर्यादा, अनुशासन और विनम्रता की बात को लेखक ने इस उदाहरण के माध्यम से बताया है। तो ये था हमारा पाठ 2, विनम्रता। इसमें हमने इस निबंध पाठ में हमने विनम्रता के बारे में देखा। यहाँ पर ये इसके शब्द देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर।
और ये इसकी सही जोड़ी और रिक्त स्थान है। ये आप लोगों को PDF के रूप में प्रश्न उत्तर भी देख लीजिए, PDF के रूप में आप लोगों को बहुत जल्दी भेज दिए जाएंगे। इसकी जो भाषा की बात है ये भी उसमें शामिल रहेगी। मैं इसमें वही पोर्शन भेजता हूँ, बाकी कट कर देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, बाकी जो अनावश्यक है उसको छोड़ दिया जाता है। और आप लोग अपना वर्क लगातार करते जाएं। आप लोगों की जो मीटिंग होने वाली है, जूम मीटिंग, उसमें मैं सबसे पूछूंगा कि आप लोगों ने पार्ट देखा है कि नहीं देखा है।